IUI जो है ऑलमोस्ट नेचुरल टाइप ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। वो IUI और IVF बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। कई बार हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर और कभी कभी और दूसरे इश्यूज के कारण नेचुरली कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन केसेस में भी IUI एक बेटर प्रोसीजर है। तो इसीलिए IUI का जो सक्सेस रेट है बेसिक 3 प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के बावजूद भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20% रहता है। देखो, अगर जो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, अगर वो पूरी जगह घेर रहे हैं, तो चाहे वो नेचुरल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो IUI हो और IVF हो, उन तीनों में ही पहले फाइब्रॉइड को निकालना पड़ेगा। मैम, जो IUI है क्या वो सिंगल मदर कर सकती है? IUI हो सकता है उनका? कि अगर वो सिंगल फीमेल हैं तो उन केसेस में एक्चुअली गवर्नमेंट ने IUI अलाउ नहीं किया है। उन केसेस में हम IVF कर सकते हैं बट IUI अलाउड नहीं है। इसी तरह जो कुछ फ्रूट्स होते हैं कि पपाया हो गया या पाइनएप्पल हो गया, ये हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अजीनोमोटो जो चाइनीज फूड में होता है वो हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। बाकी वो नॉर्मल अपना डाइट रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। IVF को लेकर हम बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं और आज का जो पॉडकास्ट है वो IUI को लेकर होने वाला है। IUI क्या है, IUI का प्रोसेस क्या है और IUI किन महिलाओं में किया जाता है। बिना देरी के मैं आपको जोड़ देती हूँ एक बार फिर से डॉक्टर भावना सिंगला से, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी है और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी है। मैम, सबसे पहले तो आपका वेलकम है। नमस्कार। कैसी है मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम, हम लोगों ने काफी सारे पॉडकास्ट साथ में किए हैं और बहुत सारी भ्रांतियों को लेकर अगर हम देखें तो काफी ज्यादा स्पष्टीकरण आपकी तरफ से दिया गया है उन चीजों को लेकर। मुझे लगता है आज IUI पर भी थोड़ी खुलकर बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले आसान भाषा में एक्सप्लेन कीजिए कि IUI क्या है। IUI इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI एक बहुत ही सिंपल एंड ऑलमोस्ट नेचुरल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, जिसमें हम वाइफ के जब एग्स रिलीज होने का टाइम होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, उस टाइम पे हस्बैंड का स्पर्म्स को वॉश करके यूट्रस में डाल देते हैं। उससे प्रेगनेंसी का रेट बढ़ने का चांस रहता है। आपने IUI क्या है ये तो बताया, लेकिन कहते हैं कि अगर IUI को समझना है तो IVF को भी समझना पड़ेगा। IVF को लेकर तो हम आपके साथ पहले ही बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप दर्शकों को बताइए कि IUI और IVF में डिफरेंस क्या है। वो IUI और IVF बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। प्रेगनेंसी करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती हैं। जैसे एक है कि ओवरी में से एक हेल्दी एग रिलीज होना, दूसरा कि फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म को मिलना, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तीसरा यूट्रस की जो लाइनिंग है वो अच्छी तरह से बन जाए, जिसमें बाद में एम्ब्रियो जाके चिपकता है और प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ता है, और चौथा कि सीमेन के पैरामीटर्स, जो मेल्स में सीमेन एनालिसिस है उसमें उसके पैरामीटर्स कैसे हैं, मोटिलिटी, काउंट, शेप और साइज ऑफ स्पर्म, ये कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो IUI के प्रोसेस में हम एग रिलीज का जो प्रोसेस होता है और हेल्दी एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बना सकते हैं और स्पर्म्स को वॉश करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन और क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। पर हम IUI में फर्टिलाइजेशन यानी एग और स्पर्म का जो मिलना है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। IVF में इन 3 प्रोसेसेस के साथ फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, एग और स्पर्म का जो मिलने का प्रोसेस है, वो हम लैब में वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए IUI का जो सक्सेस रेट है बेसिक 3 प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के बावजूद भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20% रहता है। IVF में यही सक्सेस रेट, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें 50 to 80% रह सकता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है इसमें। बाकी कॉस्ट का भी बहुत डिफरेंस है, जो IUI से 10 गुना कॉस्ट IVF की रहती है, पर डेफिनेटली सक्सेस रेट भी उसमें बेटर रहता है। अच्छा मैम, थोड़ा सा मुझे एग्जांपल के साथ भी आपसे समझना है ताकि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी जान पाए। हम बात करते हैं IUI की, हम बात करते हैं IVF की। आपने कहा IVF कॉस्टली है, लेकिन IUI का प्रोसेस होता कब है? जैसे उदाहरण के तौर पे कोई महिला जो मां नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में वो सबसे पहले प्रोसेस क्या स्टार्ट करेंगी, IUI का या IVF का? देखो, IUI हर केसेस में हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक हो,
तो उन केसेस में फर्टिलाइजेशन ट्यूब में हो ही नहीं सकता, तो ऐसे केसेस में आईयूआई नहीं किया जा सकता। और एक रीजंस होते हैं कि अगर फीमेल की जो ओवरी में जो एग्स हैं अगर वो बहुत ही कम हो, उन केसेस में भी आईयूआई का सक्सेस रेट बहुत कम रहता है। और या किसी ने पहले ही बहुत बारी 3 से 6 साइकिल ऑलरेडी आईयूआईज कर चुके हैं, उन केसेस में भी हम आईयूआई नहीं करते। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईयूआई हमें किन लोगों में करना चाहिए। देखिए, इसका जो सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेशन यही है कि अगर मेल्स में माइल्ड इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स हो, यानी अगर स्पर्म का काउंट जैसे नॉर्मली हम 15 मिलियन से ऊपर कहते हैं कि नॉर्मल है, तकरीबन 10 से 15 मिलियन के बीच में हो, या फिर मोटिलिटी जो जिसके कारण स्पर्म जो है मूव करता है वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब में, अगर वो मोटिलिटी कम हो तो हम आईयूआई में उसमें वॉश करके स्पर्म की क्वालिटी को, मोटिलिटी को बेटर करते हैं। और जो हम आईयूआई में जो सीमेन का सैंपल डालते हैं वो यूट्रस में डालते हैं, तो उसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है स्पर्म का फ्रॉम यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब वो कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आईयूआई का सक्सेस होने का चांस रहता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कई बार हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर और कभी कभी और दूसरे इश्यूज के कारण नेचुरली कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन केसेस में भी आईयूआई एक बेटर प्रोसीजर है। तीसरा होता है कि अगर उनके अंदर कोई और रीजन नहीं मिल रहा, जैसे अगर हमने पहले मेडिसिन से ट्राई किया पर उनका नेचुरल ट्राई करते करते आगे ट्रीटमेंट में सक्सेस नहीं मिल रहा, तो हमें थोड़ा सा बेसिक ट्रीटमेंट से स्लाइटली एडवांस ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। चौथा होता है कि अगर फीमेल का जो यूट्रस होता है, उसका जो माउथ होता है, हम उसको सर्विक्स कहते हैं, उसके सर्विक्स में जो है वो थोड़ा सा टाइट हो या कोई भी ऐसा इशू हो कि स्पर्म उससे नेचुरली एंटर ही नहीं कर सकते, तो हम आईयूआई में जो स्पर्म डालते हैं वो सर्विक्स को क्रॉस करते हुए यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें इन केसेस में भी आईयूआई का सक्सेस बेटर होता है। आपके पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें महिला को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो, पहली चीज, और उसमें भी जो कहा कि बच्चेदानी का जो मुंह है, अगर मैं आसान भाषा में लोगों को भी बताऊं और आप भी उस चीज को एक्सप्लेन करें, तो अगर बच्चेदानी का मुंह सूजा हुआ है, स्वेलिंग आ रखी है उस हिस्से में, तो आईयूआई ऐसे केसेस में हो सकता है? देखिए, बच्चेदानी का जो मुंह सूजा होना इज मोस्टली आप कह सकते हैं कि वहां पे कुछ इन्फेक्शन होना, तो वो चाहे एक नेचुरल प्रोसेस हो चाहे वो आईयूआई हो, पहले उस इन्फेक्शन को हमें ट्रीट करना चाहिए और तब हम उसमें नेचुरल भी वो ट्राई कर सकते हैं। और आईयूआई जैसे मैंने आपको 4 इंडिकेशंस बताई जिनमें हमें करना चाहिए, हम कर सकते हैं। जो बच्चेदानी के मुंह का सूजना और जो मैं आपसे अलग से आपको बता रही हूँ कि उसका टाइट होना, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और इसी तरह जो फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड अगर यूट्रस के अंदर है और अगर वो कैविटी के अंदर मतलब बच्चेदानी की अंदर वाली परत के अंदर नहीं आ रहा, तो उसमें आईयूआई का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आईयूआई की जरूरत है या नहीं। बट अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी की मुंह मतलब यानी कि सर्विक्स के अंदर है, दैट मीन्स जिसको हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं, वो जो फाइब्रॉइड हो सकता है कि बच्चेदानी के मुंह को टाइट कर दे या उसको बिल्कुल बंद कर दे, तो उन केसेस में आईयूआई कर सकते हैं। पर हो सकता है कि उनमें आईयूआई भी करना मुश्किल हो, तो कई बार उसमें पहले फाइब्रॉइड को निकाला जाता है और फिर आगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। मतलब फिर उसका जो सेकंड ऑप्शन होता है वो आईवीएफ होता है। आईवीएफ जो है एक अलग चीज के लिए किया जाएगा, आईवीएफ में इससे कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली। ये सवाल मैंने क्यों उठाया आपसे, क्योंकि जब हम आईवीएफ को लेके सवाल कर रहे थे तो उस दौरान भी कुछ ऐसे सवाल थे जो आए थे जहन में और जो लोगों से भी रिलेटेड सवाल थे, मैंने आपसे पूछे थे। लेकिन जब हम आईयूआई की बात करें, वो भी एक प्रोसेस है, एक महिला को खुशी देने का, किसी के घर में किलकारियां गूंजने का। लेकिन होता क्या है कि ये देख रही हूँ कि मोस्टली महिलाओं को दिक्कतें हैं फाइब्रॉइड्स की, जिस वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फाइब्रॉइड्स ही बच्चेदानी का पूरा जो स्पेस है वो घेर रहे हैं। तो ऐसे में फिर उनके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं ऑपरेशन के साथ अगर देखा जाए तो? देखो, अगर जो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, अगर वो पूरी जगह घेर रहे हैं, तो चाहे वो नेचुरल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आईयूआई हो और आईवीएफ हो, उन तीनों में ही पहले फाइब्रॉइड को निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसमें नेचुरल करना है या आईयूआई ट्रीटमेंट करना है या आईवीएफ करना है। फाइब्रॉइड और आईवीएफ का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है,
वो यूट्रस को एक तरह से हेल्दी करने के लिए पहले फाइब्रॉइड को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। आप मुझे कुछ केसेस बता सकती हैं आईयूआई के, ताकि और आसान तरीके से इसे समझा जाए कि किन महिलाओं के साथ आपने ये आईयूआई का जो है प्रोसेस किया, और बिना नाम बताएँ, और उनका रिजल्ट क्या रहा? मैं आपको 2 से 3 केसेस आईयूआई के बताती हूँ। एक हमारे पास कपल ने विज़िट किया, उनकी मैरिज को लगभग 1 ईयर ही हुआ था और उसमें जो वाइफ़ की एज थी रफ़ली 30 इयर्स थी और हस्बैंड की एज रफ़ली 32 इयर्स थी। और उनका जो था दोनों ही आईटी सेक्टर में थे और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो जब उन्होंने प्लान किया प्रेगनेंसी के लिए तो वो मेरे से मिलने आए कि अगर जैसे उनको प्लान करना है तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या बेसिक टेस्ट कराने के लिए उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया। जब बेसिक टेस्ट कराए तो हस्बैंड का जो सीमेन टेस्ट हुआ उसमें जो काउंट था वो रफली 10 मिलियन काउंट था और जो मोटिलिटी थी वो भी बहुत कम थी। रफली जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं जो वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब्स तक अपने आप जाते हैं एक्टिवली, वो रफली 10% थे, जो कि एक्चुअली मोर देन 32% होने चाहिए डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के हिसाब से। और अदरवाइज शेप और साइज भी थोड़ा-सा उनका जो स्पर्म का था वो थोड़ा-सा लोअर साइड पे था। जब मैंने हस्बैंड की पूरी हिस्ट्री ली तो उसमें हस्बैंड जो है स्मोकर थे। लगभग 2 या 3 सिगरेट पर डे ले रहे थे और कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता था और अल्कोहलिक तो नहीं थे इतना, पर स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा थी उनकी। और जब वाइफ़ के टेस्ट किए तो उसमें एग्स की जो क्वालिटी थी वो ठीक थी। अब जब आगे का जब हमने ट्यूब टेस्ट कराया वो भी ठीक था, बट ऑब्वियसली क्योंकि स्पर्म पैरामीटर्स थोड़े से लोअर साइड पे थे और साथ में उनका जो वर्क शेड्यूल था जिसके कारण उनको नेचुरली जो ट्राई करने के लिए वो टाइम था, उनको नहीं मिल पाता था। देन आई सजेस्टेड कि उनको आईयूआई के लिए जाना चाहिए। उस केस में हमने वाइफ़ को कुछ मेडिकेशंस दिए, एग के लिए मॉनिटरिंग किया। जब एग रिलीज़ हुआ तो हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके उसे वॉश किया गया, तो पैरामीटर्स डेफिनिटली बहुत बेटर हो गए। जो चीज़ पहले 10% थी, आफ्टर वॉश वो 40% हो गया। जो काउंट, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड सीमेन का वॉल्यूम डालते हैं, जिसके अंदर बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स होते हैं, तो उसमें ओवरऑल उसकी क्वालिटी बेटर हो गई। और हमने पहला साइकिल किया, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें नेगेटिव हुआ। फिर हमने सेकंड ट्रायल किया। सेकंड ट्रायल में हमने स्पेशली मेडिसिन्स के साथ कुछ थोड़े से इंजेक्शंस ऐड किए एग फॉर्मेशन के लिए और इस बार उनकी ओवरी में 2 फॉलिकल्स बने और उसके बाद वही प्रोसेस की सीमेन पैरामीटर्स चेक करके देन उसके बाद वॉश करके हमने आईयूआई वाले दिन यूट्रस के अंदर डाला। सो सेकंड साइकिल में ही उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया और जो अब है उनकी प्रेगनेंसी रफली 7 मंथ्स हो चुकी है और अभी तक टचवुड सब सही चल रहा है उनका। ऐसे ही एक केस था जिसमें जब वो कपल आए हमारे पास तो उनका ऑलरेडी टेस्ट हुआ था कि एक साइड की फेलोपियन ट्यूब बंद थी और एक साइड की ट्यूब नॉर्मल थी, मतलब वो खुली हुई थी उस टाइम। और उस केस में ऑलरेडी वो 6 साइकिल्स नेचुरल ट्राई कर चुके थे दवाइयों के साथ। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें यही बोला कि मैं तभी उनका आगे प्रोसीड करूँगी आईयूआई के लिए जब जब उस साइकिल में उनका जो एग है सेम साइड पे बने जिस साइड की ट्यूब ओपन है। तो हमने वैसे ही प्रोसेस स्टार्ट किया, थोड़ा-सा हायर ट्रीटमेंट इंजेक्शन का दिया ताकि फॉलिकल राइट साइड पे ज़रूर बने और देन सेम आईयूआई प्रोसेस से हमने आगे उनका प्रेगनेंसी किया। लकीली उनका फर्स्ट साइकिल में ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया और आई थिंक अब 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो गई है और अभी बिल्कुल सही चल रही है। मैम, ये जो आईयूआई होता है ये कई बार फेल हो जाता है, तो फेल होने का वैसे अक्सर रीजन क्या निकलता है? देखो, ये मैंने आपको वैसे शुरू में ही बताया था कि आईयूआई जो है ऑलमोस्ट नेचुरल टाइप ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। जैसे नेचुरल ट्राई में फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म अपने आप ट्यूब में मिल रहे हैं, सेम चीज आईयूआई में भी हो रही है। सिर्फ नेचुरल और आईयूआई में डिफरेंस ये है कि हम इसमें एक तो एग का टाइम जानते हैं कि कब रिलीज हो रहा है, उसके हिसाब से स्पर्म को अंदर डालते हैं और दूसरा जो डिस्टेंस स्पर्म को वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करने के लिए लगता है उससे कम डिस्टेंस आईयूआई में लगता है, क्योंकि हम उसको जो स्पर्म को वेजाइना में नहीं डालते, हम उसको यूट्रस में डाल रहे हैं। तो जो डिस्टेंस यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में जाने में लगता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए
नेचुरल से इसका सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा है। अगर नेचुरल का हम रफली 10% बोले तो ये 15 to 20% मैक्सिमम हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एग और स्पर्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होगा या नहीं होगा, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए इसका सक्सेस रेट मैक्सिमम 20% है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो लगभग कितना परसेंट वुमेन के ने अभी तक इस तरीके से मतलब आईयूआई कराया होगा, कुछ आइडिया अगर आप बताना चाहें? आजकल तो डेफिनेटली आईयूआई का रेट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि नेचुरल के लिए वो टाइम निकाल सके, और साथ में पेशेंस भी थोड़ा शायद कम हो गई है। और जैसे लाइफस्टाइल हैबिट्स आजकल बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें बढ़ गई हैं, तो बहुत लोगों का एग का क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, ये सारे लो हो गए हैं। तो डेफिनेटली आईयूआई का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो गया है। मैम ये जो एग क्वालिटी है, स्पर्म क्वालिटी है, इसका डाउन होना, इसके पीछे का रीजन क्या रहता है अक्सर, क्या देखिए, देखा गया है? आजकल का तो जैसे मैंने आपको बोला कि लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण एग और स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट होती है। जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग में जो एक केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो एग के और स्पर्म के दोनों के डीएनए को डैमेज करते हैं, और इससे स्पर्म और एग क्वालिटी दोनों डाउन होता है। सिमिलरली अल्कोहल से भी यही चीज रहता है। अदरवाइज जो है, आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके कारण भी जो नॉर्मल पैटर्न्स हैं, जैसे फीमेल का जो पीरियड्स का पैटर्न है वो ही इरेगुलर हो गया है, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो पाता। जो आजकल सिटिंग जॉब्स बहुत ज्यादा है, तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, तो वेट गेन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। उससे भी एग और स्पर्म की क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप जो डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं एड ऑन करते हैं एग और स्पर्म की क्वालिटी को कम करने के लिए। जो जेंट्स खासकर स्मोकिंग करते हैं और मैंने देखा कि बहुत अब तो चेन स्मोकर हो गए हैं, बिकॉज रूटीन इतना हार्ड होता है कि हैबिट हो जाती है इस चीज की लोगों को। तो ऐसे में अगर वो लोग रिलेशन बनाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी होते हैं या उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो जो बेबी के जेनेटिक प्रॉब्लम्स आए, ऐसा नहीं कह सकते। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो जो स्पर्म पैरामीटर्स है वो बहुत डैमेज हो जाते हैं, और जब वो एनालिसिस कराते हैं तो एक्चुअली इतना स्ट्रेंज पैरामीटर्स का जो टेस्ट का रिपोर्ट आता है, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि काउंट जो है, जो 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, वो 1 मिलियन भी नहीं होता। मोटिलिटी बिल्कुल जीरो होती तो है। मतलब इसमें महिला का दोष नहीं होता है कि उनका जो बच्चा है वो हेल्दी पैदा नहीं हुआ, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े जो कारण होता है जेंट्स होते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, पर हेल्दी बेबी के लिए नहीं मैं कहूंगी। इससे इनफर्टिलिटी का रेट ज्यादा हो गया है मेल्स में भी, और आजकल फीमेल्स भी बहुत स्मोकिंग करते हैं। इनफर्टिलिटी बढ़ेगी तो कंसीविंग में तो नेचुरल है ना, हाँ जी। प्रॉब्लम आएगी, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बैठ ही जाता है दोनों का है, कि बैड हैबिट तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जैसे कि हमने आईयूआई को लेकर डिस्कशन किया, केसेस आपने बताए, तो ऐसे में कुछ ऐसे केसेस का भी जिक्र कीजिए जिसमें आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसके पीछे का कारण क्या रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आईयूआई में हम जितनी भी कोशिश कर ले, वो 20% से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यानी 10 में से मैक्सिमम 2 कपल, ज्यादातर 1 या 2 कपल ही पॉजिटिव आ सकते हैं। तो ऐसे एक कपल था जिसमें जो उनका जो वाइफ का एग्स था वो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का था। एज जो है रफली 32 थी वाइफ की, और हस्बैंड भी रफली सेम ही एज के थे, और सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल थे। बट एक तो वही आईटी सेक्टर में थे, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो उसमें आईयूआई के लिए ही ऑप्ट किया, और हमने उसमें 3 साइकिल्स आईयूआई किए। एग भी बना, स्पर्म को भी वॉश करके डाला, अदरवाइज सेम जैसे हमने टाइमिंग के हिसाब से डाला। इनफैक्ट 3rd साइकिल में आई रिमेम्बर उसमें डबल आईयूआई किया। डबल आईयूआई में क्या होता है कि एग का रप्चर होने से पहले भी एक आईयूआई किया जाता है, और एक उसके 48 आवर्स बाद आईयूआई किया जाता है। पर उनके केस में आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देन आई टोल्ड कि हम बार बार एक ही प्रोसेस करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उनको इससे थोड़ा एडवांस प्रोसेस आईवीएफ में ही जाना चाहिए। एंड देन वो आईवीएफ में गए भी, और पहले ही साइकिल में उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। अच्छा, एक और केस मैं आपको बताती हूँ। उस केस में जो था कि हमने पहले तो उसका नेचुरल ट्रायल ही किया, मतलब उसमें जो
वाइफ की एज रफली 25 थी और हस्बैंड की रफली 30 इयर्स थी। तो ऑब्वियसली वो उनका मैरिज को 1 ही साल हुआ था। तो पहले तो मैंने नेचुरल मेथड्स दी, मतलब कि मेडिसिन्स देके उन्होंने नेचुरल ट्राई किया। तो रफली 3 साइकिल्स हो गए। उसके बाद वही सोशल प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो देन आई टोल्ड कि हम नेक्स्ट आईयूआई प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअली ना वाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा था, एग की क्वालिटी नंबर सब ठीक था, यूट्रस भी बिल्कुल हेल्दी लग रहा था, हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स भी नॉर्मल थे। और 3 साइकिल्स ऑलरेडी हो चुके थे जिसमें उन्होंने मेडिसिन्स के साथ ट्राई किया था जो नेगेटिव आया। तो देन उसमें हमने आईयूआई के लिए मैंने उन्हें काउंसिल किया। तो आईयूआई भी हमने किया। आईयूआई के 3 साइकिल किए उसमें भी। उसमें इंजेक्शन मेथड से एग बनाकर और देन जो है फर्टिलाइजेशन का जो टाइमिंग मैच करके उसी टाइम पे जब एग रिलीज होता है आईयूआई किया। बट स्टिल उसमें कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला। ऑब्वियसली वो जो केस था एक तरह से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ही था, क्योंकि उसमें पहले सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल थे, पर नेचुरल भी सारा फेल हो गया, देन आईयूआई भी फेल हो गए। देन आई टोल्ड कि दे शुड गो फॉर आईवीएफ ओनली, क्योंकि इसके बाद आईवीएफ ही एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि हम सेम चीज बार बार करेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आईवीएफ में जब वो गए तो उनका पहला साइकिल जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो पहला नेगेटिव आया उनका, पर उसके बाद उनके एम्ब्रियोज फ्रोजन थे और एक्चुअली यंग कपल था, तो मुझे भी बहुत खराब लग रहा था कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया उनका। बट सेकेंड साइकिल में हमने दोबारा से फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया उनके में और डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव आया और अब उनके पास एक छोटी सी डॉटर है जो बिल्कुल हेल्दी है इस टाइम। मैम आईयूआई का जो प्रोसेस होता है वो पीरियड्स के दौरान ही शुरू किया जाता है? देखो, जो आईयूआई का प्रोसेस जब पीरियड फर्स्ट या सेकेंड डे होता है उस टाइम पे फीमेल्स को आना होता है। उसमें हम कई बार तो कुछ सिर्फ मेडिसिन टैबलेट्स देते हैं एग्स बनाने के लिए, और कभी कभी टैबलेट्स के साथ कुछ इंजेक्शन ऐड कर देते हैं जिससे थोड़ा एग थोड़ा और बेहतर बने और स्लाइटली एक की जगह 2 एग्स बन जाए। तो उसके बाद इन एग्स को हमें मॉनिटर करना होता है, जिसे हम फॉलिकल मॉनिटरिंग कहते हैं। उसमें नॉर्मली जैसा उनका साइकिल होता है पीरियड का, उसके अकॉर्डिंग 9th या 10th डे पे बुलाते हैं। उनका चेक किया जाता है कि फॉलिकल कैसा ग्रो हो रहा है। कई बारी 2 बार बुलाना पड़ता है, कई बार 3 बारी। उसके बाद जब फॉलिकल का साइज ऑप्टिमल हो जाता है, जिसे हम 18 मिलीमीटर से ऊपर कहते हैं, तब इसका मतलब है कि अंदर जो है एग ठीक से बन चुका होता है। तो अब एक स्पेशल हम इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। वो ओव्यूलेशन के लिए होता है और एग को मैच्योर करने के लिए होता है। वो इंजेक्शन देने के बाद 36 आवर्स के बाद ज़्यादातर जो है मैं जो करती हूँ रफली 40 आवर्स के बाद, उस ट्रिगर इंजेक्शन के बाद आईयूआई करते हैं। आईयूआई वाले दिन मैं एक बार ज़रूर ये चेक कर लेती हूँ कि जो फॉलिकल बने थे और जिसके लिए हमने ट्रिगर शॉट्स दिए थे कि वो फॉलिकल रप्चर हुए या नहीं हुए। कई बार वो रप्चरिंग फेज में होते हैं, कई बार रप्चर नहीं होते, तो कई बार रिपीट ट्रिगर भी दे देते हैं। बट यूजुअली जो है वो ओव्यूलेशन हो चुका होता है। तो उसके हिसाब से हस्बैंड का जो सैंपल लेके उसे स्पेशल तरीके से वॉश किया जाता है लैब में, और फिर एक वेरी सिंपल प्रोसीजर, इट्स लाइक अ ओपीडी प्रोसीजर ओनली, उस तरह से सीमेन को यूट्रस में डाल दिया जाता है और उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट बाद वो उठ सकते हैं एंड देन नॉर्मल एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कुछ मेडिकेशंस की। आपने जब आईवीएफ का प्रोसेस समझाया था तो उस दौरान आपने कई सारे सवालों के जवाब दिए थे कि कई महिलाओं के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि आईवीएफ किया तो चलना है या नहीं चलना है, लेटे रहना है बेड पे, सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरना है या नहीं होता है। आईयूआई को लेकर भी ऐसे कई सवाल आपको सुनने को मिले? नहीं, होता तो है, बट आईयूआई जैसे पहले बोला मैंने कि एक नेचुरल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, मतलब एक नेचुरल जैसे फीमेल ट्राई करती है उसी तरह है। तो उसमें भी उन्हें पता तो होता नहीं है कि प्रेगनेंसी कब हो रही है, तो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो सेम आईयूआई में भी है, सिर्फ कुछ मेडिसिन हम एक्स्ट्रा देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी के चांस थोड़े अच्छे हो जाए। अदरवाइज कोई भी इसमें ऐसा कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है कि उन्हें कोई रेस्ट करने की जरूरत है या वो जॉब नहीं कर सकते हैं या सीढ़ियां ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकते, ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं कोई है। डाइट अपना इनके लिए? नॉर्मल डाइट में देखिए सारा जो भी रहता है हेल्दी ही डाइट लेना है। वो तो एवरी फीमेल जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं हेल्दी डाइट लेना चाहिए। सिर्फ हम कुछ 2-3 चीजें हैं
वो जो भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उन्हीं सभी को मना करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग अपने ट्रीटमेंट में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस हैं, तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने का चांस रहता है। तो इसलिए वी टेल कि आप ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड ना लो। इसी तरह जो सम कुछ फ्रूट्स होते हैं कि पपाया हो गया या पाइनएप्पल हो गया, ये हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अजीनोमोटो जो चाइनीज़ फूड में होता है, वो हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। बाकी वो नॉर्मल अपना डाइट रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। ऐसी कोई जानकारी जो आईयूआई से जुड़ी हो जो आप देना चाहें? इसके अतिरिक्त कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपको लगता है कि ये ज़रूर शेयर होना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सब जो कपल्स हैं, वो सोचते हैं कि अगर वो आईयूआई के लिए जा रहे हैं, तो उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब इसको समझना पड़ेगा कि नेचुरल ट्राई और आईयूआई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम बार-बार ट्राई नहीं कर सकते। मेबी 3 या 4 बार से ज़्यादा ट्रायल नहीं देना चाहिए। अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उन केसेस में उन्हें इससे एडवांस प्रोसेस के लिए चले जाना चाहिए। मैम, जो आईयूआई है, क्या वो सिंगल मदर कर सकती हैं? आईयूआई हो सकता है उनका? देखिए जो क्या ये लीगल है? मतलब ये भी मुझे पूछना है। बिल्कुल देखिए, अगर वो सिंगल फीमेल हैं, तो उन केसेस में एक्चुअली गवर्नमेंट ने आईयूआई अलाउ नहीं किया है। उन केसेस में हम आईवीएफ कर सकते हैं, बट आईयूआई अलाउड नहीं है। और आईवीएफ करने के लिए भी कुछ पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं, एंड देन फिर हम प्रोसेस कर सकते हैं डोनर स्पर्म बैंक से लेकर। मैम, आईयूआई को लेकर थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए कि अगर कोई महिला आईयूआई कराना चाहती है और वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है कि कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको लगभग कितना स्पेंड करना पड़ेगा? लगभग इसमें देखिए टोटल, क्योंकि हार्मोन्स की दवाइयाँ, स्पेशल दवाइयाँ बाद में भी हम देते हैं, तो टोटल मैं लगभग यही कहूँगी कि 15 से 20 हज़ार एक साइकिल में लग जाता है। एक साइकिल में। और पॉजिटिव खबर कब तक आती है लगभग? वो तो 1 महीने बाद ही, जब पीरियड स्टार्ट होता है, ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आईयूआई किया, तो आईयूआई के 15 दिन के बाद ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है या नहीं। ओके। तो भई आपने डॉक्टर भावना सिंगला जी की ज़ुबानी सुना है कि आईयूआई क्या होता है, आईयूआई का प्रोसेस क्या है, किन महिलाओं में ये किया जाता है, आईयूआई का खर्चा क्या है और सिंगल मदर आईयूआई करवा सकती है या नहीं। आपने ये भी सुना कि आईवीएफ जो है वो कब होता है। मैम, लेकिन एक बात मुझे जाननी है कि आईयूआई करते वक़्त अक्सर कठिनाई कब आती है? मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस कब रहते हैं? देखिए, आईयूआई में एज़ सच चैलेंजेस इतना नहीं रहता है। अगर एग बन रहा है और टाइमली रप्चर होता है और सीमेन सैंपल ठीक है, तो प्रोसेस तो हम ईज़िली कर पाते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बट कठिनाई बस यही है कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट कपल्स जब ये प्रोसेस करते हैं, तो उन्हें शायद ये लगता है कि ये नेचुरल से बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसमें ऑब्वियसली चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं एक नेचुरल ट्रीटमेंट से। तो उनकी उम्मीद शायद 100% होती है। तो जब वो नेगेटिव रिजल्ट के साथ आते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि दोबारा से यही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा उनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है। कितनी बार आईयूआई करवा सकते हैं? ऐसा कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस में 3 से ज़्यादा बार अलाउ नहीं करती। मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर 3 बार में नहीं हो रहा है, तो उनको अपना अगला ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। तो अभी आपने भावना सिंगला जी की जुबानी एक बार फिर से सुना कि आईयूआई क्यों बार-बार फेल होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है और आईयूआई को लेकर अक्सर चुनौतियाँ क्या उभर कर सामने आती है। लेकिन आप एक बात तो समझ लीजिए, अगर आप फिट नहीं रहेंगे, अपने शरीर को मजबूत नहीं रखेंगे, अपने खान-पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसे में एग क्वालिटी का डाउन होना लाज़मी है, स्पर्म क्वालिटी का डाउन होना लाज़मी है, या ये कहिए कि पीसीओएस, पीसीओडी, पीरियड्स, थायराइड, फाइब्रॉइड्स आदि समस्या अक्सर देखने के लिए मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपके खान-पान के सही ना होने के कारण, आपका अपनी बॉडी की तरफ ध्यान सही ना होने के कारण। मुझे लगता है कि बॉडी फिट रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। डाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है, एक्सरसाइज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है, और जो आजकल नशीले पदार्थ हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और शायद यही एक बड़ा कारण मैं मानती हूँ मैं कि अगर लोग जिस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेते हैं, जो फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर उन्हें जो है फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, आजकल जो ये प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी की शुरू हुई हैं, इतना राइज़ हुआ है,
उसमें इन सब का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली हमारे खाने से बहुत सारी चीजें गायब हो गई है, क्योंकि हम एक तरफ डाइट पे चले जाते हैं, एक तरफ हम बॉडी फिटनेस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम बॉडी फिटनेस में भी ये ध्यान नहीं दे पाते कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम एक तरफ अपने देश के किसान को देखें तो गेहूं की रोटी खा के जो है वो काम चला लेते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे डाइटिशियन ऐसे आ गए मार्केट में जो अलग अलग तरीके की एडवाइस देते हैं, तो जिस वजह से लोग फॉलो भी उसे करते हैं। खैर मैं उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी, ये मेरा अपना निजी राय है। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए कि खान पान अगर सही नहीं होगा तो पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, क्योंकि कहते हैं जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरीके से शरीर के लिए अच्छी डाइट की जरूरत होती है। फिलहाल आपका शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया इतने पेशेंस से सुनने के लिए। लेकिन अगर आपको ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लग रहा है कि कोई सवाल है जो पूछने हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर उन सवालों को डाल दीजिएगा, ताकि जब भावना सिंगला जी के साथ हम दोबारा जुड़ेंगे तो आपके सवाल उनसे पूछ सके। नमस्कार।